लोग कर रहे थे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने किया फंक्शनल फॉरमैनशिप। क्या था फंक्शनल फॉरमैनशिप? जब हम ये डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन हुआ है, इसमें हम लोगों ने फैक्ट्री मैनेजर को डिवाइड किया कुछ 8 सुपरवाइजर्स में हमने डिवाइड किया है, और वो 8 सुपरवाइजर्स वर्कर को कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है ना। तो वो फंक्शनल फॉरमैनशिप है, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। These 8 supervisors are specialized in their respective field. Okay? नहीं, फंक्शनल फॉरमैनशिप की बात कर रहे हैं हम। फंक्शनल फॉरमैनशिप का मतलब हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शन सुपरवाइजर्स आर डिवाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स, यानी कि कुछ बेंचमार्क्स फिक्स कर दिए जाते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज बेंचमार्क्स वर्क इज असेस्ड। Okay, so write down standardization refers to the process of setting standards. The process of setting standards for every business activity. Business activity means how raw material should be shifted to production place, how finished goods will be shifted to go down, what is the method of doing a work, how work will be processed. So for every task there is some standards for each task. Okay, second point, write down the second point. These standards are the benchmarks. These standards are the benchmarks which must be adhered to during production. Okay, next point, this standardization process can be done through work study techniques. Study techniques which include time study, motion study,
MCQ का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 मार्क्स में भी आ जाता है, 3-4 मार्क्स में, कि एक्सप्लेन ऑल द वर्क स्टडी टेक्निक्स। ये अभी हमको सब करनी है डिटेल में। सो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, fatigue study and method study। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लो, टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मशीन्स। एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज और मशीन्स कितना काम करेंगे, उनकी एबिलिटी कितनी है, जिससे कि ये मेजर कर सकें कि उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आगे हम अपने जो भी प्लानिंग है वो कर सकें कि हाँ ये मशीन की इतनी कैपेबिलिटी है, इस लेबर की इतनी कैपेबिलिटी है, तो हर एक को हम असेस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट था सिंप्लीफिकेशन। सो राइट डाउन, सिंप्लीफिकेशन aims at eliminating unnecessary diversity of products। means eliminating unnecessary diversity means हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे काम हो, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। कि ऐसा ना हो कि अभी हमने ये लॉट बनाया और फिर नेक्स्ट लॉट में टेस्ट कुछ चेंज और हो गया। मैकडी के बर्गर आप जितनी बार खाते हो उतनी बार सेम टेस्ट होता है ना, क्यों? क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड है और हमने उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके फिक्सअप किया हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, it results in savings of cost of labor, it results in savings of cost of labor, machines and tools। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या हुआ कि जितने भी मोशंस हैं उन मोशंस में अननेसेसरी मोशंस को रिमूव करना एंड ये लिस्ट आउट करना कि हमारे कौन से मोशंस प्रोडक्टिव हैं और कौन से अनप्रोडक्टिव हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जहाँ बैठ के पढ़ते हो एट योर स्टडी टेबल, अब आपको एक रूम घर में बना के दिया, आपको एक स्टडी टेबल दी, एक शेल्फ दिया कि यू कीप योर बुक्स, रजिस्टर्स एंड एवरीथिंग एट दैट प्लेस। बट नहीं, हमें तो ड्राइंग रूम में सोफे पे पढ़ के पढ़ने में मज़ा आता है। तो अब आप टहलते हुए अंदर गए, वहाँ से कुछ सामान उठा के लाए, फिर टहलते हुए बीच में इधर करा उधर हाथ मारा, बाहर तक आए, फिर ओहो ये तो भूल ही गए, फिर आप अंदर गए। तो आपने इस तरह से करके 15 मिनट आधा घंटा तो पढ़ने बैठने में लगा दी, क्योंकि आप 4 बार तो अंदर से सामान उठा के लाए हो। आधा घंटा तो हो गया, अब दिखने में वो आधा घंटा काउंट भी हो गया, क्योंकि क्लॉक तो वहीं से शुरू हो गया था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। और ये अननेसेसरी मोशंस थे, तो उसके लिए फिर घर में क्या डांट पड़ती है, जब तुम एक जगह दी हुई है पढ़ने के लिए, तुम वहाँ बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, पूरे घर में किताबें फैला के रखते हो,
है ना। तो दिस इज मोशन स्टडी दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये देखना पड़ता है कि यहाँ प्रोडक्शन हो रही है, रॉ मटेरियल वहाँ रखा है, यहाँ से वहाँ आना जाने में कितना टाइम वेस्ट होगा। सो इन अननेसेसरी मोशंस को हमें रिमूव करना है, ठीक है। याद है मैंने आप लोगों को जो स्पाइरल्स दी थी, उन स्पाइरल्स में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पेज दिया था, माइंडफुल म्यूजिक्स, है ना। उसे मैंने क्या कहा था, इफ़ यू मेक अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग वन प्रोडक्टिव एंड वन अनप्रोडक्टिव थिंग ड्यूरिंग अ डे, आपने जो भी पूरे दिन में किया है, आप रात को सिर्फ एक काम करोगे, उसमें से एक प्रोडक्टिव और एक अनप्रोडक्टिव लिखना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे आपकी जो अनप्रोडक्टिव है उसकी लिस्ट खत्म होने लग जाएगी एंड यू विल बी अ मोर प्रोडक्टिव स्टूडेंट। आई नो किसी ने किया नहीं होगा ये सब, शुरू नहीं किया ना, दिया इसीलिए था कि आप ये करिए, उससे आपको समझ में आएगा, आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि तुम यहाँ टाइम वेस्ट करते हो, तुम्हें खुद अपने आंसर्स मिल जाएंगे किसी के बिना कहे कुछ भी। बट इसीलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि हमें वो आंसर ही नहीं चाहिए। सो राइट डाउन, मोशन स्टडी रेफर्स टू the study of movements, the study of movements which are undertaken while doing a particular job, which are undertaken while doing a particular job. Next point, unnecessary movements are unnecessary movements are sought to be eliminated so that it takes less time to complete the job efficiently. Next point, motions are divided in productive, incidental, unproductive. Productive, incidental, unproductive. What does it mean? Which are productive, which are unproductive, and incidental means which are important, means these are unavoidable. Like आपका जो स्टोर है, चाहे वो यहाँ प्रोडक्शन है, वो स्टोर चाहे यहाँ है और चाहे वहाँ है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक तो जाना ही होगा ना, तो these are incidental, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टेलर यूज्ड stopwatches and various symbols and colors to identify different motions. Now the next is method study. Method study means what?
एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं. नाउ विच इज़ द बेस्ट मेथड, उस पर रिसर्च करना, दैट इज़ मेथड स्टडी, राइट. सो राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज to find out one best way of doing the job. बिकॉज क्या होता है ना, हर एक प्रोडक्ट को बनाने की एक सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को फॉलो करना. लाइक इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फूड दैट कंटेन्स अ प्रोसेस for assembling a car, for assembling an aeroplane, there is a process and there are many processes, but what is the best method so that it will reduces cost, it eliminate waste, that is the method study. And mostly every company follows method study for doing their tasks. ऐसी कोई भी प्रोडक्शन कंपनी नहीं है जो मेथड स्टडी फॉलो नहीं करे, बिकॉज इफ दे डोंट फॉलो दे डोंट सक्सेस. इवन इफ हम लोग भी अगर पढ़ रहे हैं तो देयर इज मेथड स्टडी कि किस तरह से हम पढ़ाएं, चाहे हमें हर बार मेथड चेंज करने पड़ जाए, बट कुछ मेथड्स होंगे जो कॉमन होंगे कि हाँ इस तरह से हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा. तो कुछ तो मेथड स्टडीज़ की भी रहेगी जो नॉर्मली हर वो टीचर फॉलो करते होंगे जो चाह रहे हैं कि हाँ हम जिनको हम कहते हैं कि हाँ ये टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है और उनका पढ़ाया हुआ सबको समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कॉमन होगा. तो वो मेथड स्टडी कि कुछ भी हो, इवन फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हाटसोएवर. ठीक है. सो क्या लिखा है? The objective of method study is to find out one best way of doing it. Next point, it helps in minimize the cost of production and minimize the cost of production and maximize the quality and satisfaction of the customer, and maximize the quality and satisfaction of the customer. Next is time study. टाइम स्टडी, हर काम को करने का टाइम होता है. जैसे कि आप लोग भी घर से निकलते होगे तो आपको पता है कि 5 बजे की क्लास है, नॉर्मली में कितना टाइम लगता है, तो उस एस्टिमेटेड टाइम को आप फॉलो करके निकल लेते हो, है ना. तो ऐसे हर काम को करने का एक टाइम होता है. ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर हमने एक एस्टिमेटेड टाइम फिक्स कर लिया फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क, सो इट वुड बी ईजी टू कंट्रोल. इफ एनी वर्कर इज टेकिंग लेस टाइम देन इट इज़ ऑल्सो फॉर रिसर्च पर्पज़ कि वाई दैट वर्कर हैज़ टेकन लेस टाइम. और किसी वर्कर ने ज़्यादा लिया तो वो भी रिसर्च करने की बात है कि ज़्यादा कैसे लिया. तो टाइम स्टडी हेल्प करता है हमें ये डिसाइड करने में कि एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए. सो राइट डाउन first point, it determines the standard time taken. It determines the standard time taken to perform a well-defined job. Next point, the method of time study will depend upon volume and frequency. The method of time study will depend upon
वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क, वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी of the task, the cycle time, comma, the cycle time of the operation, the cycle time of the operation and time measurement cost. तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो गए। एक क्या हो गया, वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क हो गया, एक हो गया साइकिल टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइम मेजरमेंट कॉस्ट, कि जो हम टाइम स्टडी के थ्रू टाइम मेजर कर रहे हैं, क्या ये इतना कॉस्टली तो नहीं हो गया ये वाला टास्क की, कि हम जो टाइम स्टडी से बेनिफिट ले रहे हैं वो इतना मिले ही ना जितनी इसकी कॉस्ट लग गई है, तो फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है, इसलिए। And the next point, the objective of time study is to determine the number of workers to be employed, comma, frame suitable incentive schemes, frame suitable incentive schemes and determine labor costs. Okay, now next, fatigue study. फटीग मतलब थकान, कितनी देर में हम थकते हैं, इसकी स्टडी करना। कितनी देर में थकते हो? 5 मिनट। कितनी देर में थकते हो? डिपेंड करता है मैम काम क्या है ना। अगर पढ़ा रहे हो तब तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, मूवी वगैरह दिखा रहे हो तो फिर नहीं थकेंगे, कुछ खिला विला रहे हो स्पोर्ट्स तब भी नहीं थकेंगे शायद हम, है ना। बट क्लास में तो 1 घंटे थक जाते हो, बेकार आदमी है फिर तो। बट आपको कितने टाइम, फटीग स्टडी का पर्पस ये है कि कितनी फ्रिक्वेंटली तो थकान हो रही है। सेकेंड होता है आपको री एनर्जाइज करने के लिए कितना टाइम इंटरवल चाहिए, कितनी देर का रेस्ट इंटरवल चाहिए, ये हम फटीग स्टडी में करते हैं। तो आप लोगों के जैसे स्कूल में भी पीरियड्स होते हैं, फिर आपका लंच ब्रेक होता है, फिर आपके नेक्स्ट पीरियड्स होते हैं, तो उसमें अकॉर्डिंगली आपका टाइम टेबल बनता है कि आपको कब स्पोर्ट्स पीरियड है, फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, वो इसी कैलकुलेशन से बनते हैं फटीग स्टडी। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कब टी ब्रेक रखना है, लंच ब्रेक रखना है, इवनिंग स्नैक्स ब्रेक रखना है, कितना टाइम रखना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन फटीग स्टडी। कि फटीग स्टडी के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि एक कोई भी नॉर्मल पर्सन, रैशनल पर्सन कितने टाइम बाद थक जाता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अब अगर मान लो मैं सामान नहीं उठा के काम कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं मेंटली थक रही हूँ। तो किसी इंसान, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, किसी भी डॉक्टर की, जैसे सर्जन्स होते हैं, तो कायदे से ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी सर्जन को एक दिन में 1 से ज़्यादा सर्जरी करने को दी जाए। कर लेते हैं डॉक्टर्स भी, ठीक है, बट नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि सर्जरी इज़ अ वेरी हाईली मेंटल एक्सरसाइज। कितना स्ट्रेस है, किसी इंसान की बॉडी आपके कंट्रोल में है और आपकी जिम्मेदारी है। फिज़िकली तो है ही, लेकिन वो मेंटल ज़्यादा होती है। तो इसीलिए सर्जरी के बाद दे नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो हर एक की वर्क नेचर डिपेंड करता है कि मान लो मैं अभी आपको 1 घंटा लगातार बोल के पढ़ा रही हूँ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इमीडिएटली अगली क्लास में भी 1 घंटा लगातार बोल के पढ़ाऊँगी। आई नीड सम ब्रेक।
तो मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास करती हूँ। और तुम इफ यू एवर नोटिस्ड, क्लासेस सारी ऐसी हैं, जितनी भी क्लासेस का शेड्यूल है वो ऐसे है कि एक प्रैक्टिकल क्लास है तो एक थ्योरी क्लास है। तुमसे पहले अकाउंट्स की क्लास है क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, फिर ये थ्योरी है। कभी भी 2 थ्योरी क्लासेस एक साथ नहीं हैं क्योंकि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये सब बातें सोच समझ के ये फटीग स्टडी में ही आती हैं। सो राइट डाउन द मेन पॉइंट्स। फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन fatigue study seeks to determine the amount and frequency of rest intervals in completing a task. Now next point, there can be many causes for fatigue. There can be many causes for fatigue, like long working hours, बहुत लंबा टाइम हो जाता है काम का तब भी हम थक जाते हैं, कॉमा डूइंग अनसूटेबल वर्क, जब कोई काम हमारी पसंद का नहीं होता तब भी हम जल्दी थकते हैं, है ना। जब कोई सब्जेक्ट हमारी पसंद का नहीं होता तो हम जल्दी थकते हैं, है ना। डूइंग अनसूटेबल वर्क, कॉमा हैविंग अनकॉर्डियल रिलेशंस, हैविंग अनकॉर्डियल रिलेशंस विद द बॉस, मतलब आपको अपने बॉस के साथ रिलेशन ही अच्छे नहीं है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपका जो ग्रुप है, आपको वो ग्रुप पसंद नहीं आता लेकिन आपकी मजबूरी है पढ़ना, तो आप जल्दी थक जाओगे। या आपको मैं ही पसंद नहीं हूँ और मुझसे पढ़ना पड़ रहा है तो भी जल्दी थक जाओगे, ठीक है ना। तो बस वही है सारी कहानी। अनकॉर्डियल रिलेशन विद द बॉस और बैड वर्किंग कंडीशंस एटसेट्रा। मतलब अगर अभी एसी नहीं चल रहा हो, गर्मी से परेशान है, प्रॉपर लाइट नहीं है, बहुत शोर हो रहा है सब तरफ, यहाँ पे नीचे कीर्तन चल रहा है, तो क्या होगा, नहीं डिस्ट्रैक्शंस होंगी और हम जल्दी थक जाएंगे क्योंकि वो शोर इतना होगा कि हम उससे जल्दी थक जाएंगे। कोई शादी का बैंड बज रहा है बहुत तेज़ी से, तो क्या होगा, हम जल्दी थक जाएंगे उस शादी के बैंड से, क्योंकि वो इतने तेज़ तेज़ गाने चल रहे हैं तो हम उससे थक जाएंगे। अभी एसी नहीं होगा तो हम गर्मी से परेशान होते रहेंगे तो हम जल्दी थक जाएंगे। तो ये सब रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें फटीगनेस आती है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या होता है, देखो सपोज स्टैंडर्ड आउटपुट 20 यूनिट्स हैं और वेजेस पर यूनिट सपोज 100 है, 100 रुपीज़ एक यूनिट बनाने के मिलेंगे। अब मान लो एक वर्कर ए है, एक बी है और एक सी है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसने 20 की
इसने 25 की और इसने 18 की। तो हमने कहा कि जो कोई भी एज पर स्टैंडर्ड बनाएगा उसको तो 100% वेज मिलेगा, लेकिन जो बिलो स्टैंडर्ड बनाएगा उसको 80% मिलेगा, और जो अबव स्टैंडर्ड बनाएगा उसको 120% एक्स्ट्रा मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे कोई भी कंपनी कोई भी एग्जाम्पल रख सकती है, कोई भी मोड रख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल वेजेस कैसे होंगे, इसको तो 20 इंटू 100 पूरा मिल गया, लेकिन इसको 25 इंटू 120 और इसको 18 इंटू 80 ऐसे मिलेंगे ना वेजेस। यानी कि इनको मिले, मिस्टर ए को 2000, मिस्टर बी को 3000 और इसको 1440। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये हमने एक एग्जांपल लिया, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन वो बना सकते हैं। एंड इट डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड नॉन एफिशिएंट वर्कर। सो राइट डाउन on this basis workers can be classified, on this basis workers can be classified as efficient and inefficient workers। ठीक है, और फिर ये एग्जाम्पल लिख लो पूरा। ये पूरा एग्जाम्पल लिख लो। हाँ हाँ कर दो। ठीक है, अब इस तरह से ये आपकी सारी टेक्निक्स खत्म हो गई हैं। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.